आर्य जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा आपके सामने नया अंक लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हूं। प्रधानमंत्री ने इस समय मणिपुर की जो है यात्रा की है तथा करीबन वहां पर 7,300 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनाग्रेशन किया है। जब मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो आपको कई टॉपिक वहां पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो ये आपको टॉपिक समझाए जा रहे हैं वो हमारी आरएएस और आईएएस की जो एग्जामिनेशंस हैं उनके मेंस तथा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए जाते हैं। प्लस आपकी अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी आपको डेवलप करनी है तो उसमें भी आपको बड़ी मदद मिलती है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यूज में बनते हैं उनको हम आपको इन डेप्थ टॉपिक समझा करके वो वहां पर आपकी हेल्प हो, इसलिए हमारा मकसद ये रहता है। अभी टॉपिक जो है वो आपको किस किस तरीके से समझना है। पहला, 3 मई 2023 को जो हिंसा फैली उसके बाद में 2023 के बाद में ऑलमोस्ट मतलब 2 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट थी मणिपुर की। मणिपुर में इस समय चीफ मिनिस्टर जो हैं वहां के, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है पीस एस्टेब्लिश करने का, वहां पर उनकी दिशा में प्रधानमंत्री की जो ये विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला हमें यह समझना है कि मणिपुर में ये जो क्लैशेस हुए माइती और जो कुकी कम्युनिटीज हैं उनके बीच में ये किस प्रकार की संभावनाएं रहीं, क्यों क्यों वहां पर वॉयलेंस हुई, एक तो वो समझना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उससे डील करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। इस प्रकार की एथनिक वॉयलेंस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करती है, वो तीसरा डायमेंशन है। चौथा, क्या जो है सरकार के द्वारा प्रयास जो किए गए उसमें आप कोई कमी जानते हैं या फिर जो भी सरकार प्रयास कर रही है वो काफी हैं। पांचवा, ये भी समझना है कि इस प्रकार की हिंसाएं जो हैं वो क्यों समय पर काबू नहीं आती। तो जब हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो है प्रधानमंत्री की विजिट इस पर्टिकुलर स्टेट में पीस एफर्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि प्रधानमंत्री की जो भी विजिट है इस समय वो उन 2 इलाकों में हो रही है जो कि वॉयलेंस से बड़े प्रभावित थे। एक तो जो इंफाल वैली तथा दूसरा जो है चूरचंद्रपुर। तो यहां पर जो वॉयलेंस हुई कुकी और माइती कम्युनिटीज के बीच में, वहीं पर जाकर के प्रधानमंत्री ने या तो रोड शो किया या रोड के द्वारा वहां पे ट्रेवल की, और दोनों जगहों पर जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के वेरियस प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, चाहे जहां पर वहां के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, चाहे वहां पर रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो। आपको ये भी पता है पहले से ही इंफाल में करीबन 400 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट तथा जो रेलवे लाइन है वो करीबन 20,000 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन बन रही है। तो प्रधानमंत्री की विजिट, पहली बात, वहां पर डेवलपमेंटल बेनिफिट्स, विकास की यात्रा को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर ध्यान देती है। दूसरा, आपको यह समझना है कि जब भी प्रधानमंत्री की विजिट होती है तो उसके पहले ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि इतनी हाई लेवल डिग्निटरी की विजिट से पहले कोई भी कम्युनिटी जो है वो आपस में या तो वायलेंस ना करें या उनके मध्य कोई भी विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश होती है। सेंटर ने यानी यूनियन ने थोड़े दिनों पहले वहां के एक समाज से इस प्रकार की जो है वो एक एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से वो भी अपनी वॉयलेंस तथा आर्म्स अपने छोड़ें तथा मुख्य धारा में वापस लौटें। तो जब भी ऐसे हाई लेवल डिग्निटरीज की विजिट होती है तो या वहां पर ये प्रयास किए जाते हैं बैकग्राउंड में कि उससे पहले हिंसा रोकी जाए। तीसरा, जब प्रधानमंत्री की ऐसी विजिट होती हैं तो बड़े हाई लेवल जो डिग्निटरीज वहां के होते हैं उनकी प्रधानमंत्री विजिट के दौरान जो है वो मीटिंग लेते हैं, वहां की स्थिति का जायजा खुद प्रेजेंट लेकर के वहां पर देखते हैं, वहां की स्थिति के बारे में जानते हैं, भौगोलिक आर्थिक स्थिति के बारे में समीक्षा करते हैं, और यह पता चलता है कि हाँ यहां पर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और किन वजह से जो है हम आगे और ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए। जब आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो उसका सीधा फायदा आपको यह भी मिलता है कि बहुत सारे लोग जो कि या तो बेरोजगार हैं या रोजगार की तलाश में है या स्टेट में आर्थिक प्रगति को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो वहां पर उस चीज को भी बल मिलता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो विजिट है वो पीस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं मणिपुर में ये जो वायलेंस हुई उसके कारण क्या हैं। देखिए, मणिपुर में 2 समाज ज्यादातर जो हैं वो इस समय वायलेंस की या एथनिक वायलेंस की चपेट में हैं।
मणिपुर का वो भाग जो कि करीबन 10% का जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, वैली का इलाका है। यहां पर करीबन जो है 57% जो जनसंख्या है निवास करती है इस 10% भूभाग में। और उस 57% भूभाग में करीबन करीबन ज्यादातर जो लोग हैं वो माइती कम्युनिटी के लोग हैं। इनको हिंदी में मैतई कम्युनिटी भी बोला जाता है। जो माइती कम्युनिटी के लोग हैं वो बेसिकली ज्यादातर हिंदू हैं और इनका जो एथनिक क्लैशेज हो रहे हैं वो हो रहे हैं कुकी कम्युनिटी से, कुकी या जो नागा लोग हैं उनकी कम्युनिटी से। ये कुकी, नागा या जो अन्य ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं वो बाकी का जो 90% भूभाग है उसमें करीबन 43% जनसंख्या निवास करती है। उसमें प्रिडोमिनेंटली जो है कुकी और नागा हैं, यानी 10% ज्योग्राफिकल एरिया जो कि हमारा वैली का एरिया है उसमें करीबन 57% पॉपुलेशन निवास करती है, जबकि करीबन हमारा 90% जियोग्राफिकल एरिया भूभाग उसमें हमारी जनसंख्या 43% निवास करती है, जिसमें नागा, कुकी तथा करीबन 34 ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं। अब आप सोचेंगे या पूछेंगे कि सर इसमें फिर वॉयलेंस कैसे हुई। पहली बात यह आपको जानना है कि मणिपुर को अगर हम देखें तो अगर मणिपुर के बीच वाले जो इलाके हैं, वैली वाले इलाके, जिसमें चाहे वो इम्फाल वैली डिस्ट्रिक्ट हो, तो ये जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये ज्यादातर मिडिल पार्ट में पड़ते हैं या वैली का इलाका है। यहां पर ज्यादातर मैती लोगों का निवास रहता है। नॉर्थ और जो साउथ का इलाका है या जो बाकी का इलाका है वो ज्यादातर हिली एरियाज हैं और इन हिल एरियाज में वहां पर नागा, कुकी या अन्य ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। इस मणिपुर के ईस्टर्न इलाके में और साउदर्न इलाके में जो है वो म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार में जब भी हिंसा फैलती है तो वहां पर चिन करके जो है स्टेट है जहां की जो लोकल पॉपुलेशन ये भी बेसिकली माइग्रेट करके भारत में आ जाती है। आपको पता है कि म्यांमार और मणिपुर में ये हिंसा तथा हिंसा के काफी समय के पहले और अब तक थोड़े दिनों पहले तक एक स्थिति थी जहां तक करीबन आप 16 किलोमीटर के आसपास में बिना किसी ट्रबल के मूवमेंट कर पाते थे। तो ये लोग जब भारत में आ जाते हैं तो ये जो है कुकी डोमिनेटेड एरिया में भी आ जाते हैं। अब इनसे जो ये म्यांमार में वायलेंस से बचकर के आते हैं तो इनसे थोड़ा सा खतरा भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कैसे होता है, यानी ये जो लोग हैं उनको या म्यांमार से आए हुए अन्य लोगों जिनमें कि रोहिंग्याज भी काफी हैं तथा कई जो एंटी सोशल एलिमेंट जो मणिपुर में पाए जाते हैं तथा इस प्रकार की वायलेंस का फायदा उठाते हैं, तो ये सब लोग मिलकर के पॉपी जो होती है यानी अफीम वगैरह उसका इलीगल कल्टीवेशन करते हैं, जिसकी वजह से नारकोटिक्स की जो सप्लाई है वो यहां पर होती है। इसी के साथ आर्म्स जो हैं वो यहां पर इलीगली एक दूसरे की सीमाओं में जो है आर्म्स को पहुंचाया जाता है। तो जब इन आर्म्स की मूवमेंट होती है, नारकोटिक्स की मूवमेंट होती है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जब बॉर्डर्स को क्रॉस करके चले जाते हैं तो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कैसे ये माइती तथा ये जो लोग हैं कुकी ये इस समय जो हैं वो वायलेंस में हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा एथनिक वायलेंस होती क्या है। तो एथनिक ग्रुप्स के बीच में उनके किसी इंटरेस्ट को लेकर के जो हिंसा होती है उसको हम एथनिक वायलेंस कहते हैं। अब ये एथनिक ग्रुप्स होते क्या हैं, यानी वो प्रकार के ग्रुप्स जो कि शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर जो उनका खान पान होता है उन चीजों का एक शेयर्ड हिस्ट्री रखते हों और इन बेसिस के ऊपर एक दूसरे का जो रहने की जो लाइफ स्टाइल है वो दूसरे से अलग हो जाती है। तो जब वो अलग हो जाती है तो उसमें मेल जो है वो हो पाना बड़ा मुश्किल होता है और वो एक दूसरे को एक तरह से एनिमीज या अपने इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करने वाली कम्युनिटीज मानने लग जाते हैं। इसमें जो है एक इमीडिएट जो कारण बना
वो था हाई कोर्ट का ऑर्डर। वहां के हाई कोर्ट ने जो ये माइती कम्युनिटीज है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के बारे में अफर्मेटिव एक्शन लेने की सरकार को जो है निर्देश दिए। यानी इन माइती कम्युनिटीज के लोगों को जो कि इम्फाल वैली या वैली के अंडर में रहते हैं, इन लोगों को क्या मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिल जाए। इस प्रकार की जो है उन्होंने दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए। जैसे ही यह डिसीजन पारित होता है तो वहां पर अप्रैल और मार्च के महीने में जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं वो एक बैनर तले आते हैं और वहां की सड़कों को बंद करना या फिर वहां पर जो है छिटपुट हिंसाएं और प्रदर्शन जो है स्टार्ट कर देते हैं कि इन माइती लोगों को जिनका स्टेटस जो है अगर हिस्टोरिकल देखें तो उनका स्टेटस सही रहा है, उनको क्यों यह दर्जा मिलना चाहिए। अब दिक्कत कहां थी, यानी जब इन माइती लोगों को एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो ये लोग जाकर के लैंड जो है यानी जमीन, वो जो हिल के इलाके हैं जहां पर कुकीज, नागाज या फिर ट्राइबल लोग रहते हैं, उन इलाकों में ये माइती लोग जाकर के अपनी लैंड खरीदने के लिए लागू, उनके लिए लीगली जो है ये परमिसेबल हो जाएंगे। इसका मतलब जमीन का खतरा जो है इन लोगों को खतरा समझने लगा इन माइती लोगों से। तब जो है ये धीरे धीरे फिर हिंसा फैली। 3 मई को एक विरोध दिवस के दौरान चूरचंद्रपुर तथा इसमें जो है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर ये जो इम्फाल वैली के इलाके थे जहां पर माइनॉरिटी तथा मेजोरिटी के तौर पर ये माइती तथा कुकी कम्युनिटी रहते थे, ये दोनों लोग आपस में जो है भिड़े और एथनिक वायलेंस जो है स्टार्ट हो गई। तो ये मई 2023 की जो डेट है वो मणिपुर के इस समय के इतिहास में एक बहुत बड़ा दर्द लेकर के आई हुई है। समझना होगा, इम्फाल वैली जहां पर मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं वो माइती कम्युनिटी के हैं, माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं वो कुकी, नागा, अन्य ट्राइबल ग्रुप्स के हो सकते हैं। कुकी, नागा जो हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, जबकि माइती जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए। जो चूरचंद्रपुर वगैरह का जो इलाका है वहां पर ये जो लोग हैं कौन, कुकी, नागा, ये मेजोरिटी में हैं तथा माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो माइती कम्युनिटी के लोग इन इलाकों में रहते हैं। ये इलाके वैली के इलाके हैं, ये इलाके हिल इलाके हैं। तो जब भी एसटी का स्टेटस देने की बात कही किनको, माइती कम्युनिटीज को, तो इन इलाकों में इनको डर लगा कि ये लोग जो हैं हमारी लैंड को अब छीन ले सकते हैं। तो आपस में हुए क्लैशेस। तो जब क्लैशेस हुए तो इस इलाके में तो जान पर बनाई जो माइनॉरिटीज में थे माइती, तथा इन इलाकों में जान पर बनाई किनके, जो यहां पर माइनॉरिटीज थे, कुकी, नाबा और ट्राइबल ग्रुप्स। तो आपस में जो है घर फूंके गए, कईयों का रेप हुआ। इवन आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुओ मोटो केस गया भी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां के प्रशासन से पूछा कि आपने इतने दिन क्यों लगा दिए इवन 0 एफआईआर दर्ज करने में। और हॉरिफिक सीन्स जिसमें महिलाएं मतलब नेकेड जो हैं वो वहां की स्ट्रीट पर भागते हुए देखी गई। ये वहां की परिस्थितियां जो हैं, हिंसा जो है एक चरम स्तर पर थी। समझ गए होंगे कि आप इसका कारण क्या है। अब जब कहीं पर भी एथनिक वायलेंस होते हैं तो उन लोगों को आपस में एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो काफी हार्ड हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो इन इलाकों में, इम्फाल वैली के इलाकों में माइती लोग ज्यादा रह रहे हैं। कुकी डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, जहां पर हिल के एरियाज हैं, उनमें जो हैं कुकी लोग ज्यादा रह रहे हैं। इन दोनों के जो कॉरिडोर हैं वो भी एक तरह से अलग अलग हैं, यानी रहते भी जो हैं वो एक तरह से अपने अपने इलाकों में हैं। इसलिए इनके आपस में जो इंटरमिंगलिंग है, यानी मैं आपके इलाके में जाऊं, आप मेरे इलाके में आए, हम जो हैं निर्बाध रूप से एक दूसरे के इलाके में आ जा सकते हो, रह सकते हो, बस सकते हो, खाने पीने के लिए आ सकते हो, रिश्तेदारों के आ सकते हो। अगर ऐसे कनेक्शंस नहीं हैं तो फिर इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह बैठा करके
इनकी समस्याओं का निदान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो तब जब लड़ाई जो है एसटी स्टेटस को देने की हो, या उनकी जो है डर ये हो कि हमारी जमीनों को ये हड़प लेंगे, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल तब भी हो जाता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में या जब भी जुडिशरी में ये मैटर गया, तो वहां की जो अपोजिशन मेंबर्स थे या आपस में जो समुदाय विशेष ने जो अपना पक्ष वहां पे रखा, उसमें साफ कहा कि प्रयास ये किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा कि माइती लोगों को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस मिले, पुलिस जो है वो इनके लिए बोलती है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके लिए बोलता है, इस प्रकार के भी आरोप लगे। हालांकि वो ही चीज जो है वो कुकीज के द्वारा भी बताई गई कि हमारे इलाके में जो है, या माइतीज के द्वारा भी बताई गई कि इनके इलाकों में हमारे लिए जो है कोई जगह नहीं है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रहा था वो भी प्रयासरत था, लेकिन वहां की जो सरकार थी, सरकार के जो एफर्ट थे, थोड़े बहुत जो हैं वहां पर विफल साबित हो रहे थे। और आपको ये बताएं कि कुकी डोमिनेटेड एरियाज के करीबन जो 10 एमएलए थे, उन्होंने एक ऑटोनोमस व्यवस्था करने के लिए भी जो है सरकारों से गुहार लगाई थी। यह भी एक समय देखा गया जब एक ही पार्टी के लोगों ने इन दोनों कम्युनिटीज के बेसिस पर अपने अलग अलग वक्तव्य जो थे वो रखे। तो मणिपुर में क्राइसिस का क्या कारण था, पहला आपको ये समझना होगा, यानी एसटी स्टेटस देने के कारण तात्कालिक प्रभाव तथा उनकी जो परसीव्ड जो इंटरेस्ट हैं, एथनिक जो वायलेंस के कारण हैं, वो उनके बड़े कारण बने। अब जब वहां की जो बीरेंद्र सरकार जो थी उसका जब इस्तीफा उनको दिया गया, जब उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में प्रेसिडेंट का रूल लगा, तो थोड़ी बहुत जो स्टेट में जो बायस का एक परसीव्ड वो था माइंडसेट, वो सॉल्व करने की कोशिश की गई। उसके पहले आपको पता है गीता मित्तल, जो कि उनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की थी तथा ये कोशिश की थी कि वहां के इलाकों में शांति को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, लोगों के खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं उनकी एफआईआर कैसे दर्ज की जाए, उससे भी थोड़े बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना और धीरे धीरे स्थिति पटरी पर आने लगी। और अब अगर प्रधानमंत्री की वहां पर विजिट हो रही है तो उसका एक अपना महत्व जो है वो बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि म्यांमार की वायलेंस में बाहरी ताकतों का, यानी जो फॉरेन पावर्स हैं, उनका क्या योगदान है, तो आप ये कहें कि सर म्यांमार जो हमारा मणिपुर है उसके साउथ और ईस्ट वाले इलाके में जो है म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। म्यांमार की सीमा का जो लगना है, एक वो सीमा जो है वो ज्यादातर पूरी तरीके से पैक्ट सीमा नहीं है, यानी कहीं कहीं पर उसमें पोरोसिटी है। दोनों कम्युनिटीज के जो रिलेटिव्स हैं वो एक दूसरे के देशों में रहते हैं। जब ये कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे के रिश्तेदार अगर एक दूसरे की सीमाओं में रहते हैं तो आना जाना भी होता है। और सरकार ने इस प्रकार के पहले प्रयास कर रखे थे, जब आप जो हैं एक दूसरे के जगहों पर बिना किसी वीजा सिस्टम के आ जा सकते हो। तो उसकी वजह से भी कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट जो होते थे वो अपराध करके यहां पर अपराध करते थे, इस वायलेंस का वो फायदा उठाते थे और फिर जो है वो वापस म्यांमार चले जाते थे। म्यांमार में एक और समस्या भी चल रही है कि वहां की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को वहां की जो मिलिट्री जनता है उसने अपदस्थ कर दिया था तथा सेना के अंडर में वहां की सरकार है। लेकिन वहां के जो कई सारे इलाके हैं, स्पेशली चिन वाला जो स्टेट है वो, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एथनिक वायलेंस वहां पर होती हैं, वो भाग करके भारत में आते हैं। फिर आप जो है आपको ये भी समझना होगा, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्ट वाले जो नेबर जिसमें कि चाइना का भी नाम आता है, ये भी इनडायरेक्ट वे में कभी नहीं चाहेगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो कभी शांत रहे। तो कहीं ना कहीं इन ताकतों के द्वारा भी उस पर्टिकुलर जो समस्याएं होती हैं उनको इनडायरेक्टली फ्यूल किया जाता है। कई बार इन कंट्रीज के द्वारा इनको कोई भी वेपन उपलब्ध करवाना हो, अगर मान लो ये क्राइम करके दूसरी जगह पर जा रहे हो तो उनको एक तरह से ग्राउंड प्रोवाइड करवाना हो, ये भी प्रोवाइड करवाया दिया जाता है। आपको ये भी पता है कि बांग्लादेश में भी इस समय जो है काफी संकट चल रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर है, तो इन लोगों को इजी मूवमेंट हो जाती है वहां पर वो अपराध कारित करके। अब जब ये एथनिक वायलेंस जो है माइती और
कुकी कम्युनिटीज या नागा कम्युनिटीज के बीच में फैली, तो कोई भी वॉयलेंस जब फैलती है तो उसमें जो वहां के एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, असामाजिक तत्व प्लस ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड जो गैंग्स होती हैं, वो इनका फायदा कमाती हैं। वो कैसे? वो ये हमेशा कोशिश करती हैं कि यहां पर जो है वो शांति स्थापित हो ही ना, क्योंकि जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, तो जब तक ये अशांत इलाका रहेगा, तो हमें भी हमारे जो गलत काम है, इलीगल काम है, उनको करने का मौका मिलता रहेगा। तो ये लोग भी जो हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलीगल वेपन के सप्लाई के माध्यम से हो, इलीगल पॉपी कल्टीवेशन करने के माध्यम से हो, ऑर्गेनाइज क्राइम से जो आ रही एक्सटॉर्शन की मनी है उसको लोगों को देकर के हिंसा करवाने के माध्यम से हो, या गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट को वहां पर स्प्रेड करने के प्रयासों में वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको धमकाने के कारण में हो, ये सब काम उन एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जो कभी ऐसा एक माहौल बनना नहीं देते जिसकी वजह से शांति वहां पर स्थापित हो जाए। तो ये कारण है कि मणिपुर क्यों आग में झुलस रहा है। प्रधानमंत्री की विजिट या किसी भी हाई लेवल डिग्निटरीज की जो विजिट है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। बॉर्डर वाले इलाके, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके, जो कि जिनका इकोनॉमिक पोटेंशियल इतना हाई है, अभी भी इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल क्यों नहीं बने हैं, थोड़ा सा आपको यह भी समझना है। यानी जो भी हमारी नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें चाहे वो सेवन सिस्टर्स हो, इवन वेस्ट बंगाल भी आप ले सकते हैं, ये इलाके, इवन उड़ीसा का भी इलाका भारत का गेटवे हो सकता है। कौन से कंट्रीज के लिए? जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ, तथा हमारी जो वास्ट कोस्ट लाइन है ईस्ट की, उसको जो है उपयोग में लाने बाबत। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर जो भी एथनिसिटीज रहती हैं, जिनके शेयर्ड कल्चर हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो जो हैं एक दूसरे के एक तरह से विरोध में काम करते हैं। यहां की जो जियोग्राफी है, माउंटेनियस और हिली जियोग्राफी होने की वजह से भी कई बार इस प्रकार के रूट निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश का वहां पर बॉर्डर का रहना या म्यांमार की बॉर्डर का रहना, तथा कई बार जो है भारत विरोधी सरकारों का वहां पर होना, वो भी हमारे लिए जो है कहीं मुश्किल का काम होता है। इसकी वजह से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, प्लस सरकारों का जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, उनकी तरफ एक हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंस के बाद में ध्यान भी नहीं गया है। ज्यादातर ध्यान नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों को एक तरह से या तो पीस एस्टेब्लिश करने में या फिर कैसे न कैसे जो है पीस को मैनेज करने में ही रहा है। यहां पर डेवलपमेंट की मुख्य धारा कैसे एस्टेब्लिश की जाए उसमें नहीं रहा है। और कारण यह है कि आज भी नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं उनकी राजधानियां भी देश के पूरे नेटवर्क से रेल के द्वारा भी नहीं जुड़ी। तो जब आप रेल के द्वारा, जब आप अच्छी रोड्स के द्वारा, अच्छे पोर्ट के द्वारा जो है वो नहीं जोड़ेंगे इनकी कैपिटल्स को भी, तो इनके जो अंदर के इलाके हैं आप उनमें बेनिफिट, डेवलपमेंट के बेनिफिट, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को कैसे इंश्योर करोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। प्लस आप ये भी कह सकते हैं चाइना की यहां पर बांग्लादेश की और म्यांमार की प्रेजेंस होने की वजह से भी ये फॉरेन कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से भी इनडायरेक्ट वे में ये जो हैं वो विकास इलाके नहीं कर पाए हैं। तो प्रधानमंत्री की विजिट वहां पर हो रही है, उसका क्या बेनिफिट होगा? मणिपुर क्राइसिस के क्या कारण थे? भारत के लिए ये आंतरिक सुरक्षा के चैलेंज कैसे हैं? प्लस इन इलाकों में जो हैं क्यों भारत पूरी तरीके से इनको एक तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में गेटवे के तौर पर नहीं डेवलप कर पाया है, उसके कारण आपको पता होने चाहिए। जो भी आपने सीखा है इसका उपयोग आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा आंसर लिखने के लिए कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक जो कि आपके यूपीएससी मेंस में आता है वहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएएस के मेंस में भी जो है आप वहां पर इससे काफी सहायता पा सकते हैं। प्लस इंटरव्यू में जो है आपसे अगर रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे, क्यों प्रधानमंत्री की विजिट हो रही है, इतने दिनों बाद क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं गए, अब जो है जाने से क्या होगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहां पर कौन कौन से क्या क्या किए हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से ज्यादा अफेक्टेड हैं, माइनॉरिटीज या फिर जो माइतीज तथा जो कुकी हैं वो कौन कौन लोग हैं, यहां पर क्यों जो है वायलेंस इतने दिनों से थम नहीं रही, क्यों जो है इतने दिन लगाए प्रेसिडेंट रूल लगाने में, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले अगर पहले लग जाता तो पीस एस्टेब्लिश हो जाती क्या। तो इनमें अपने ओपिनियन भी पूछे जाते हैं और जिस हिसाब से मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप हमारी इन जानकारियों के लिए भी तथा अन्य टॉपिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको जो भी आपको अच्छा लगे उसको लाइक भी करें वीडियो को, प्लस हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, हमारी एप्लीकेशन भी ज्वाइन करें। वहां पर आपको हमारे नोट्स, हमारे कई सारे ऑडियो फॉर्मेट में कई टॉपिक के बारे में व्याख्यान, ये भी आपको वहां पर मिलता है जो कि आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।